जैस 12th क्लास स्टूडेंट बेटा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज का मैंने टॉपिक फिर से लिया मैग्नेटिक मोमेंट। लास्ट लेक्चर मैंने इस टॉपिक पे डिटेल में बताया था। अब जब एक ऐसी टर्म है जे इसके बेसिस पे कोई भी एटम जो है ना, वो अपनी किस टाइप की प्रॉपर्टी बनाता है, मतलब किस टाइप का मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, वो इस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड है। और लास्ट टाइम आपने देखा था कि ये टर्म मैग्नेटिक मोमेंट जो है एक एटम का होता है। और अब किसी सब्सटेंस के अंदर बहुत सारे एटम्स हैं और उस पूरे सब्सटेंस का टोटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेगा, उसके बेसिस पे ही उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी चलेगी। यस, ठीक सुना आपने। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मैग्नेटिक मोमेंट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है ना, जिसके बेसिस पे एक सब्सटेंस की मैग्नेटिक बिहेवियर बनेगा। तो मैग्नेटिक फिलहाल तो अगर हम बात करें, मैग्नेटिक मोमेंट हर एक एटम का होता है। और उसे आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एटम को मैं इस सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ये मैं एरो दे रहा हूँ। एरो क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन रहती है ना। ये एक एटम हो गया। अब पूरे के पूरे सब्सटेंस की बात करें, ध्यान से समझना बच्चे, इस ही टॉपिक पे पूरा मैग्नेटिज्म डिपेंड कर रहा है। पूरे सब्सटेंस की बात करें तो पूरे सब्सटेंस के अंदर बहुत सारे एटम्स हैं और हर एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना। अब एटम्स पूरे सब्सटेंस के अंदर अलाइंड हुए हैं, है ना, रैंडम वे से, ठीक है। तो पूरे सब्सटेंस का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा? तो मैं जहाँ लिख रहा हूँ मैग्नेटिक मोमेंट, या जिसका पूरा नाम है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ substance is equal to the vector sum of, yes, vector sum of। कभी भी वेक्टर क्वांटिटी को सम करना हो तो हम वेक्टर सम ऑफ लिखते हैं, क्योंकि डायरेक्शन भी देखते हैं। वेक्टर सम ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इट्स ऑल एटम्स, है ना। जैसे हर एक एटम एक स्मॉल मैग्नेट है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे के पूरे जो सब्सटेंस हैं वो एक मैग्नेट नहीं बनता, है ना। क्यों नहीं बनता? क्योंकि जब उनके मैग्नेटिक मोमेंट का सम किया जाएगा तो मैग्नेटिक मोमेंट का सम हो सकता है वो 0 आ जाएगा। तो मैं अभी कुछ अलाइनमेंट लिख रहा हूँ। मान के चलिए कि ये एक ऐसा सब्सटेंस है ना, जिसके अंदर एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये है और दूसरे एटम की मैग्नेटिक मोमेंटम की डायरेक्शन ऐसे है। तो इनको नेट सम करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले क्वेश्चन में भी किया था। एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे है और किसी दूसरे एटम की वो ऐसे भी होगी। एक एटम की अगर ऐसे है तो किसी दूसरे एटम की ऐसे भी होगी, है ना। ये हम जिसके कारण अगर हम बोलें तो पूरे मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जो है वो 0 है। कब? जब इस पे विदाउट मैग्नेटिक फील्ड, अब इस पे कोई मैग्नेट फील्ड नहीं लगाई हुई है, तो उसका पूरा का पूरा पूरे सब्सटेंस का मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो 0 आ रहा है ना। जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी में देखा, हर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सभी इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी 0 थी जब तक कोई बैटरी नहीं लगाई हो, इसलिए उसमें करंट भी नहीं आ रहा। तो ऐसे ही अगर हम इस सब्सटेंस की बात करें तो इस सब्सटेंस का हर एक एटम जो है मैग्नेटिक मोमेंट शो कर रहा है ना। और हर एक एटम की मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन डिफरेंट है। और जब हम पूरे सब्सटेंस का मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो किसी की पॉजिटिव किसी की नेगेटिव, अगर उनका टोटल सम करेंगे तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट उसका 0 आ रहा है ना। अगर हम क्या करें, उसमें से क्या होगा
कि अगर इसमें फील्ड लगा दें, है ना, ये विदाउट फील्ड, अब इसी सब्सटेंस पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, तो देखिए कुछ ऐसा हो गया। मैंने अप्लाई कर दी यहाँ पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने अप्लाई कर दी इस पर। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ बेटा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इनकी जो अलाइनमेंट है ना, कुछ ऐसे हुई, है ना। ये अगर फील्ड की डायरेक्शन मान के चलो कि इस तरफ है, अब मैग्नेटिक, तो ये सारे के सारे एटम जो हैं थोड़ा फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गए, लेकिन 100% अलाइन फील्ड की डायरेक्शन में नहीं हुए, थोड़े बहुत वो फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गए, जिनका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अब जीरो नहीं रहा, कुछ आया, लेकिन वो वैल्यू अभी तक कोई इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है। पॉजिटिव वैल्यू जरूर रहेगी, है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू नहीं है। ऐसे भी हो सकता है। ऐसे भी तो हो सकता है कि सभी के सभी एटम जो है 100% अलाइन हो गए इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, टॉपिक को समझने की कोशिश करें, है ना। इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे थी और हर एक एटम की अलाइनमेंट परफेक्ट तरीके से इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गई जब इस पे फील्ड अप्लाई की, है ना। इस केस में इसका मैग्नेटिक मोमेंटम की डायरेक्शन बहुत बड़ी लार्ज वैल्यू आ गई, है ना, मैं इससे ज़्यादा वैल्यू आ गई वो, ठीक है। ऐसे भी तो हो सकता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई की, मैग्नेटिक फील्ड आपने इस डायरेक्शन में अप्लाई की, लेकिन सारे के सारे एटम जो है अलाइन जरूर हुए, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हुए और वो परफेक्ट अलाइनमेंट नहीं थी। इस केस में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है वो ज़रूर आएगी, लेकिन उसकी वैल्यू जो है नेगेटिव होगी, वो जीरो नहीं आ रही है, वैल्यू नेगेटिव हो रही है। अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब मैग्नेट फील्ड अप्लाई नहीं की थी तो रैंडमली ओरिएंटेड होने से क्या हो गया, सारे के सारे सब्सटेंस का जब आपने मैग्नेटिक मोमेंट देखा तो वो आपको जीरो नज़र आया, है ना। जब ऐसे है तो इस केस में उसका कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं निकला। अब जब आप उसी सब्सटेंस पे फील्ड अप्लाई की तो मान के चलें कि उसके मॉलिक्यूल्स की अलाइनमेंट कुछ ऐसे हो गई, आप देख रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड हुई बट नॉट 100% परफेक्ट, ठीक है, थोड़ी बहुत इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड हुई, जिसके कारण उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो नहीं रहा, उसकी कोई वैल्यू आ गई, पॉजिटिव वैल्यू आई, लेकिन स्मॉल। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है कि 100% परफेक्ट अलाइनमेंट हो गई हो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इस केस में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू इसके कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा बनेगी, लार्ज बनेगी। ऐसे भी तो हो सकता है कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वन डायरेक्शन अलाइन तो हुए, लेकिन अप्लाइड फील्ड के अपोजिट साइड अलाइन हुए, है ना। तो ऐसे भी तो हो सकता है कि उनकी मैग्नेट फील्ड लगाने के बाद वो वापस अलाइनमेंट उनकी रैंडमली ही रही, कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना, और वो वापस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम उनका जीरो ही रहा फील्ड अप्लाई करने के बाद। तो हमने क्या देखा, चार केसेस हमारे नज़र आ रहे हैं। जब फील्ड अप्लाई नहीं की थी तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जो था जीरो था, फील्ड अप्लाई करने के बाद भी टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जीरो रहेगा। जिन सब्सटेंस में ये केस आता है वो मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं बोले जाते हैं, वो मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है, इट मीन्स मैग्नेट पे वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कोई ऐसा मटेरियल लेता हूँ, मैग्नेट नहीं उसको अट्रैक्ट करता है, नहीं रिपेल करता है, थोड़ा बहुत भी नहीं करता है, वीकली नहीं करता है, तो आप बोलेंगे वो मैग्नेटिक मटेरियल है ही नहीं, है ना। लेकिन अगर कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनकी मैग्नेटाइजेशन आ जाती है ना, मैग्नेट जो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट फील्ड होते हैं ना, उनको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। तो ये इस टाइप के सब्सटेंस को मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा,
इस टाइप के सब्सटेंस को भी मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा। अब डिफरेंस क्या है, इनको मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा लेकिन वीकली अट्रैक्ट करेगा, थोड़ी अट्रैक्शन होगी, और इसमें मैग्नेटिक जो है स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। जिनको मैग्नेट वीकली अट्रैक्ट कर रहा है ना, उसको पैरामैग्नेटिक मटेरियल बोल दिया, और जिनको मैग्नेट स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है ना, उनको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोल दिया। और जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर रहा है बल्कि अट्रैक्ट के बजाय रिपेल कर रहा है, और उनको डाईमैग्नेटिक बोल दिया। तो जहाँ तक आपने पढ़ा कि मैग्नेट के बेसिस पे एक सब्सटेंस की, है ना, 3 टाइप की क्लासिफिकेशन होगी, जिनको हम बोलेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स मीन जो मैग्नेट पे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो 3 टाइप के सब्सटेंस हो जाएंगे, है ना। कुछ सब्सटेंस को जो मैग्नेट जो है वीकली अट्रैक्ट करेगा, है ना, वीकली अट्रैक्ट करेगा, उनको आपने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोल दिया। कुछ सब्सटेंस को मैग्नेटिक जो है स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, उनको फेरोमैग्नेटिक बोल दिया। और कुछ सब्सटेंस को मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता बल्कि रिपेल करता है, वो भी वीकली, उनको आपने डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस बोल दिया। तो मैग्नेटिक सब्सटेंस 3 टाइप की हो गए, पैरा, डाई, फेरो। और आपने माइनर सा डिफरेंस तो इनमें पढ़ लिया, और बाकी और प्रॉपर्टी में डिफरेंस अभी हम पढ़ेंगे। तो माइनर सा डिफरेंस क्या हो गया, अब डेफिनेशन क्या बनेगी कि ये वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें क्या होगा, एटम्स जो हैं अलाइन होंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, है ना। और ये भी वो सब्सटेंस हैं जिनमें एटम्स फुली अलाइन होंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, है ना, जिसे हम बोलेंगे ये वो सब्सटेंस हैं जिनको मैग्नेट जो है वीकली अट्रैक्ट करता है, और ये वो सब्सटेंस हैं जिनको मैग्नेट जो है स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। इसका मीनिंग हो गया कि जब हम प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो पैरामैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ और फेरोमैग्नेट की प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होनी चाहिए, सिर्फ उनमें डिफरेंस क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर ये अट्रैक्ट करता है, ये भी अट्रैक्ट करता है, सिर्फ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, ये उससे कम। तो इसकी प्रॉपर्टी जो है इससे 1-2 स्टेप एडवांस ही रहेंगी। जैसे हम बोलेंगे अट्रैक्ट कर रहा है, उससे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। कोई किसी पैरामीटर की वैल्यू पॉजिटिव निकलती है, इसकी वैल्यू और ज़्यादा पॉजिटिव निकलती है ना, उससे एडवांस ही रहेगा। और डाई मैग्नेटिक ऐसा सब्सटेंस आ गया जिनको मैग्नेट जो है अट्रैक्ट नहीं कर रहा है बल्कि उनको मैग्नेट रिपेल कर रहा है ना, तो वो डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया। तो 3 टाइप के आपने मैग्नेटिक सब्सटेंस पढ़े जिनको मैग्नेट जो है रिस्पॉन्ड करता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे। और उनको पढ़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, नोट्स यूज़ कर सकते हैं, और सिंपल उनको लिखा हुआ है, सिर्फ थोड़ा सा आइडिया मैंने दे दिया कि किस टाइप के वो मटेरियल हैं और क्या क्या वो कर सकते हैं। सिर्फ आप याद रखिए पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डाईमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की 2-2, 3-3 हमारे पास एग्जाम्पल्स भी याद रखें, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। और अब डिटेल में इनको मैं आगे नेक्स्ट लेके चल रहा हूँ। तो अभी मैं पैरा और डाई के बीच में कंपेयर कर रहा हूँ। अगर आपको फेरो भी बोलेंगे तो पैरा वाली प्रॉपर्टी ही आएंगी, ये मैंने आपको पहले भी आपको बोल के रखा हुआ है। तो पैरा मैग्नेटिक मटीरियल जिनको मैग्नेट क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। कैसे, फिजिक्स का वर्ड की बात करेंगे तो फीबली का मतलब हो गया वीकली, कितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करेगा। और ये बिल्कुल उसके अपोजिट प्रॉपर्टी, जिनको मैग्नेट क्या करेगा, रिपेल करेगा। कैसे, बड़ा स्ट्रांगली नहीं, फीबली ही रिपेल करता है। तो एक डिफरेंस ये आ जाएगा। दूसरा, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो अगर मैग्नेटिक एक्सटर्नल फील्ड मीन्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसके बीच में अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल रखें आप, रेक्टेंगल शेप है, सस्पेंड करें, तो हमेशा लंबे वाली साइड जो है, जो मैग्नेट से लाइन निकलती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल, उसके पैरेलल रहेगी, है ना। ऑलवेज सेट इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द मैग्नेट लाइन ऑफ फोर्स, विच साइड, लॉन्गर साइड। यही हम इसकी बात करें, नॉर्थ पोल साउथ पोल, अगर ये डाईमैग्नेटिक मटेरियल है तो ये बिल्कुल लॉन्गर साइड जो है उसके परपेंडिकुलर
लाइन के परपेंडिकुलर होगी, जहाँ बोलेंगे शॉर्टर साइड जो है वो लाइन के पैरेलल होगी। ठीक है, ये दूसरी प्रॉपर्टी। अगर मैं थर्ड की बात करूँगा तो अगर ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो जितनी भी नॉर्थ पोल से लाइनें निकलती हैं वो सारी की सारी लाइनें मटेरियल से पास होके ही जाएंगी। कोई भी लाइन जो है चाहे इधर से निकली वो बार बार नहीं होके जाएगी, वो मटेरियल से पास होके ही जाएगी, है ना। तो हर एक लाइन मटेरियल से पास होके निकलेगी अगर वो पैरामैग्नेट है या फेरोमैग्नेट है ना। लेकिन अगर वो हमारे पास डाईमैग्नेटिक मटेरियल है तो फील्ड के बीच में रखेंगे तो ये वाली लाइन भी क्या करेगी, बीच से पास होकर नहीं निकलेगी, वो साउथ पोल में ज़रूर पहुंचेगी। लेकिन कोई भी लाइन जो है वो मटेरियल से पास होना प्रेफर नहीं करेगी, है ना, आउटसाइड द मटेरियल होके चलेगी। क्यों आउटसाइड द मटेरियल? क्योंकि इसमें जो मैग्नेटिक की अलाइनमेंट है, एटम्स की अलाइनमेंट है ना, अगर नॉर्थ पोल इधर है साउथ पोल इधर है, इट मीन्स फील्ड की डायरेक्शन ये आगे। लेकिन इसमें मैग्नेटाइजेशन जो हुई है, इसमें जो अलाइनमेंट हुई एटम्स की इस डायरेक्शन में हुई थी, आपने पढ़ा था अभी इससे पहले। फोर्थ पार्ट अगर बात करूं तो ये मटेरियल इनको मैग्नेट क्या करेगा, हमेशा अट्रैक्ट करता है। लेकिन ये अट्रैक्ट किस मटेरियल से, किस मटेरियल, ये जो वीक पार्ट है ना, वीक पार्ट टू स्ट्रांगर पार्ट की तरफ चलता है ये मटेरियल मैग्नेट, है ना। और ये हमेशा इनको रिपेल करता है, इट मीन्स स्ट्रांग टू वीक चलेगा। इस पॉइंट को याद रखें। उसके बाद मैं अगर परमिटिविटी की बात करूं, परमिटिविटी का मतलब होता है कि जो लाइनें पास होके निकली तो परमिटिविटी इसकी हमेशा 1 से बड़ी होगी, क्योंकि परमिटिविटी की जो डेफिनेशन है B/H आपने पढ़ा हुआ है ना। तो PERMEAVILITY परमिटिविटी जो है इसकी वो ग्रेटर देन यूनिटी रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर यही वैल्यू हम इधर बात करें तो इसकी परमिटिविटी, डाईमैग्नेटिक की परमिटिविटी जो है वो लेस देन 1 रहेगी। क्योंकि कोई भी लाइन क्यों रहेगी लेस देन 1? क्योंकि कोई भी लाइन बीच से पास होकर नहीं निकलती, है ना, सारी लाइनें बीच होकर पास निकलती हैं। तो अगर मैं फेरो की बात करूँगा तो फेरो की परमिटिविटी क्या है ना, बहुत ज़्यादा है। यूनिटी से बड़ी तो है, लेकिन यूनिट से बड़ी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, पैरामैग्नेट से बहुत ज़्यादा होती है। अगर उसके बाद मैं बात करूं ससेप्टिबिलिटी की, तो ससेप्टिबिलिटी जो है ना, पैरामैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी जो है वो भी पॉजिटिव रहेगी, SUSCEP। ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, है ना, लेकिन लेस वैल्यू रहती है, स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू रहती है। ससेप्टिबिलिटी का मीनिंग आप ये समझ लीजिए कि जब उस सब्सटेंस को मैग्नेट फील्ड में छोड़ा तो उनकी अलाइनमेंट कितनी परफेक्शन अलाइनमेंट जो है मैग्नेट फील्ड की, तो आपने देखा था। अगर मैं अभी भी आपको दिखाऊं तो ये देखिए शीट, इसमें आपको क्या बताया गया था कि देखिए अलाइनमेंट तो हुई लेकिन 100% जो है मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन में नहीं हुई, है ना। लेकिन अगर वो फेरो है तो 100% मैग्नेट फील्ड के डायरेक्शन में हुई। लेकिन अगर वो डाई है तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हुई। तो जिसका मतलब हो गया कि पैरामैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी जो है एक पॉजिटिव वैल्यू है ना, लेकिन लेस पॉजिटिव वैल्यू है। लेकिन अगर मैं यही चीज़ डाईमैग्नेटिक की बात करूँगा तो डाईमैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव होती है। अब आप बोलेंगे क्यों नेगेटिव होती है? क्योंकि इस केस में एटम की अलाइनमेंट जो है फील्ड के अपोजिट आती है। ठीक है, अगर मैं उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करूं तो ससेप्टिबिलिटी जो है पैरामैग्नेटिक मटेरियल की, है ना, ससेप्टिबिलिटी जिसको आप इस सिंबल से नोट करते हैं, ससेप्टिबिलिटी पैरामैग्नेटिक मटेरियल की डिक्रीज होती है विद द इनक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को इनक्रीज करें ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज होती है, लेकिन इधर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। यही एक प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं कि डिफरेंट चल रही है, बाकी सारी अपोजिट चल रही है। पैरामैग्नेट की प्रॉपर्टी और डाईमैग्नेट की प्रॉपर्टी बिल्कुल अपोजिट चल रही है। फ़र्क सिर्फ क्या है कि पैरामैग्नेट और फेरोमैग्नेट की प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन पैरामैग्नेट और पैरोमैग्नेट की प्रॉपर्टी जो है, जो उसकी मैग्नेटाइजेशन पावर है वो टेम्परेचर पे डिपेंड है। लेकिन डाईमैग्नेटिक की डिपेंड है ही नहीं है, क्योंकि उनकी अलाइनमेंट ही उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी मैं फटाफट कंक्लूड कर रहा हूँ। एक
पॉइंट आता है क्यूरी टेम्परेचर क्या है। आपने अभी लिया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, है ना, तो मैंने बोला कि जब इसका टेम्परेचर राइज करेंगे आप, तो धीरे धीरे इसकी ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज हो रही है, मीन जिसकी मैग्नेटाइजेशन पावर जो है, अट्रैक्ट करने की पावर डिक्रीज हो रही है। एक टाइम ऐसे आ जाएगा कि उसकी मैग्नेटाइजेशन पावर जो है कम हो जाएगी, और उस समय आप उसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं बोलेंगे, उस समय उसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे, है ना। तो जिस टेम्परेचर पे एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कन्वर्ट होकर पैरामैग्नेट बन गया, उस टेम्परेचर को आप बोलेंगे क्यूरी टेम्परेचर, है ना। और इसका मतलब हो गया ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से ससेप्टिबिलिटी कम होती है। मैं अगर आप और देसी लैंग्वेज में बात करूं तो ससेप्टिबिलिटी का मतलब हो गया कि कोई सब्सटेंस कितना इजीली जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल का बिहेवियर ले लेता है। वो कुछ सब्सटेंस बहुत जल्दी मैग्नेटिक, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल जैसे फील्ड में रखेंगे बहुत जल्दी मैग्नेट बन जाएंगे, है ना। और कुछ सब्सटेंस मैग्नेट बनने के लिए टाइम लेते हैं, और वो कितना टाइम लेंगे या किस चीज़ पे, वो एक फैक्टर डिपेंड करता है टेम्परेचर पे भी, है ना। तो जिस टेम्परेचर, अगर हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी है तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को क्या करता है, आयरन, कोबाल्ट जैसी चीज़ों को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। लेकिन हम उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है आयरन, कोबाल्ट जैसी चीज़ों को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करना बंद कर देगा। वो उनको अट्रैक्ट तो करेगा ही, लेकिन वीकली अट्रैक्ट करता है, तो वीकली जो अट्रैक्ट करते हैं उनको तो पैरामैग्नेट बोला जाता है। उस केस में चाहे वो आयरन ही क्यों नहीं है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्यों नहीं है, लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर पे रखा हुआ आपने, तो आप वो उस समय उसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं बोलेंगे, आप बोल देंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी पैरा वाली ले लिया आपने उसने, है ना। और उस टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर बोल देंगे। ये 2-3 का अपना टेम्परेचर याद रखना, ये पेपर में लिया जाता है। अगर एक आयरन जो है उसे आप 1000 केल्विन टेम्परेचर दे दें तो वो आयरन फेरोमैग्नेट नहीं है, वो पैरामैग्नेटिक है ना। अगर हम एक कोबाल्ट की बात करें, एक कोबाल्ट जो है वो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, लेकिन अगर आप 1400 केल्विन टेम्परेचर पे कोबाल्ट लिया हुआ है तो वो फेरोमैग्नेटिक नहीं होगा, वो पैरामैग्नेटिक होगा। अगर मैं निकल की बात करूं तो निकल का टेम्परेचर मान के चलो उसकी 600 केल्विन या उससे ऊपर टेम्परेचर लिया हुआ है तो वो भी एक पैरामैग्नेट होगा। तो ये 3 मटेरियल जो है, आयरन की अगर हम बात करें, आयरन का क्यूरी टेम्परेचर इतना, कोबाल्ट का क्यूरी टेम्परेचर इतना, निकल का क्यूरी टेम्परेचर इतना। इसका मतलब हो गया अगर हमें निकल जो है उसे पैरामैग्नेट बनाना है, बड़ी जल्दी बना सकते हैं। तो किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को पैरामैग्नेटिक मटेरियल बना सकते हैं। कैसे? उसके टेम्परेचर को राइज करके। थैंक यू वेरी मच।